हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि शिम चोंग समुंदर से बाहर आ जाती है। जोंजी का वफादार सिपाही उसे बता रहा होता है कि कल रात को साहिल के पास बहुत ही अजीब वाकया हुआ है। लोगों के कपड़े और जूते चोरी हो गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी चोरी हुई जगह से एक बेशकीमती हीरा मिला है। फिर मादेयोंग को भी ये बात पता चल जाती है तो उसकी बीवी कहती है कि कीमती हीरा, आखिर ये कैसा चोर है जो कपड़े चुरा कर हीरा दे रहा है। काश के ऐसा चोर हमारे घर भी आ जाए। तो मादेओंग कहता है कि अच्छी सोच है, पर तुम्हारे सारे कपड़े लदे हुए हैं जेवरात से। तो मादेओंग की बीवी कहती है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हीरे का नाम सुन के मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मुझे तो इस बात का दुख है कि मेरे अलावा और बहुत सी औरतों के पास वो कीमती हीरा होगा जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मादेओंग कहता है कि मेरी बात सुनो, अब मैं ऐसा करता हूँ कि जो तुम्हारे कपड़े बचे हैं उनमें भी खूब कीमती जेवरात भर देता हूँ। तो मादेओंग की बीवी कहती है कि बस इनसे बातें करवा लो। तो मादेओंग कहता है कि क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ। मैं अभी एक जलपरी की तलाश में हूँ और क्या तुम जानती हो कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ? अगर तो मैं उस मरमेड को पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे उस वक्त तक रुलाता रहूंगा जब तक कि वो मर नहीं जाती, और फिर तुम्हारा कमरा कीमती जेवरात और हीरो से भरा हुआ होगा। तो मादेओंग की बीवी कहती है कि लेकिन तुम उसे पकड़ोगे कैसे? तो मादेओंग कहता है कि बात ये है मेरी जान कि वो खुद ही मेरे पास दौड़ी चली आएगी। और फिर मादेओंग ओल्ड मैन से पूछता है कि ऐसा ही है ना? तो वो कहते हैं कि जी हाँ, पुराने वक्तों में जलपरी जब किसी के घर से कपड़े या खाना लेकर जाती थी तो उसके बदले में एक कीमती हीरा छोड़ के जाती थी जो समुंदर में पाया जाता है। तो मादेओंग की बीवी कहती है कि अच्छा, मैं अब समझी, वो चोर एक जलपरी है। हमारे गांव में एक जलपरी आई है क्या? फिर हमें शिमचोंग को दिखाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि जब एक जलपरी इंसान की इसमें गिरफ्तार हो जाए तो वो जमीन पर आ जाती है। फिर शिमचोंग देखती है कि कुछ बच्चे फल उतारे होते हैं। शिमचोंग के पास भी एक फल आता है। शिमचोंग उस फल को देखती है तो उसे याद आता है कि बचपन में जोंजे भी उसके लिए यही फल लाया करता था। ओल्ड मैन वॉइस ओवर करके बताते हैं कि जलपरी को अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इश्क होता है और वो अपने इश्क के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देती हैं। मादेओंग कहता है कि वो जलपरी अपने आशिक की तलाश में यहाँ आई है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे पकड़ने का। और ओल्ड मैन जियोन से कहते हैं कि हमें उसे पकड़ना ही होगा इससे पहले कि गाँव वाले उसे पकड़ लें। और अपनी बीवी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अफवाह फैलाना शुरू कर दो। तो उसकी बीवी कहती है कि ये कौन सी अफवाह है जिसकी तुम बात कर रहे हो? तो मादेओंग कहता है कि तुम सबसे कह दो कि समुद्र में तूफान की वजह से कश्तियां डूब गईं, पानी की लहरों से सारे खेत और घर बर्बाद हो गए, पहाड़ आपस में टकरा गए और सारी मछलियां मर गईं। तो उसकी बीवी कहती है कि फिर मैं ये भी कह दूंगी कि हमारे गाँव में जो तूफान आया था वो भी उस जलपरी की वजह से आया था। तो मादेओंग हंसने लगता है और कहता है कि ये कितनी ज़हीन है और वो जलपरी बहुत चालाक है, मैं ये जानता हूँ। वो जलपरी कहीं न कहीं इंसान के रूप में छुपके बैठी होगी। और अपनी बीवी किमजू से कहता है कि तुम्हें लोगों को कहना होगा कि अगर हमने उसे जल्दी नहीं पकड़ा तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। किमजू कहती है कि 5 दिन बाद सारी कश्तियां जाएंगी मछलियां पकड़ने के लिए और यही सबसे अच्छा मौका होगा उन्हें डराने का, और फिर इस तरह से वो जलपरी पकड़ी जाएगी। तो मादेओंग कहता है कि डर से बड़ा हथियार कोई नहीं होता लोगों को डराने का, और वो सरदार कभी भी गाँव वालों के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता। तो किमजू कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, अगर हमने ऐसा किया तो वो सरदार खुद मजबूर हो जाएगा उस जलपरी को पकड़ने के लिए। मादेओंग कहता है कि जलपरी का ये अंधा प्यार हमारे बहुत काम आने वाला है। फिर सारे गांव में बातें होने लगती हैं कि जिस जलपरी को पकड़ा था वो गांव में वापस आ गई है और शायद अब वो अपना बदला लेने के लिए आई है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो तूफान आया था वो भी उस जलपरी की वजह से आया था। तो दूसरी औरत कहती है कि इस बार तो मेरा शोहर भी अभी समंदर में है, अगर दोबारा से तूफान आ गया तो फिर? तो सभी आपस में कहती हैं कि हमें जल्दी से उस जलपरी को पकड़ के मार देना चाहिए, ये सरदार तो किसी काम का नहीं है। फिर हमें गांव वालों को दिखाते हैं, वो जोंजे के पास पहुंच जाते हैं। जोंजे को दिखाते हैं वो गांव में शिमचोंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसका वफादार सिपाही उसे कह रहा होता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने सुना नहीं है कि गाँव में किस तरह की बातें हो रही है? आप ऐसे में किसे ढूंढने के लिए निकले हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं आपको? तो जोंजे कहता है कि वो मुझसे ही मिलने आई है, मैंने ही उसे बुलाया था ताकि हम दोनों पहली बर्फबारी एक साथ देख सकें। तो पास्ट लाइफ में जो जोंजे का सबसे वफादार सिपाही और उसका दोस्त होता है वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर नाम होते हैं, जो मॉडर्न इरा में जोंजे के डैड के असिस्टेंट होते हैं। तो वो कहता है कि सरदार आप ये सब कुछ नहीं कर सकते और आपको ये सब जेब नहीं देता है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये तो नहीं है ना कि हमेशा सोशल के मौके पे बर्फबारी हो। जोमियो के कहते ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। फिर जोंजे भी बर्फबारी देख रहा होता है और शिमचोंग भी। फिर जोंजे अपने घोड़े पे बैठ जाता है। जोमियो कहता है कि सरदार
खबरदार, आप ऐसा नहीं कर सकते। जॉन्जे कहता है कि वो इस गांव में क्यों आई है, वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ तक आई है, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता। और फिर जॉन्जे वहाँ से जाने लगता है तो जोमियो पीछे से चिल्ला रहा होता है कि अपने खानदान के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। और फिर जॉन्जे घोड़े पे बैठा शिमचोंग के पास आ रहा होता है। शिमचोंग को दिखाते हैं जो बर्फबारी देख रही होती है और फिर उसके पास 3 आदमी आ जाते हैं। उन तीनों को मादेयोंग ने भेजा होता है। मादेयोंग उन्हें बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पर अक्सर जलपरियां आती हैं और जमीन पे आई जलपरी की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी टांगे। अगर उसकी टांगे जख्मी हो गई तो वो अपनी पावर खो देगी और फिर जख्म खराब होने पे वो मर जाएगी। तो तुम लोग बस उसकी टांगों पर वार करना मत भूलना। फिर वो लोग शिमचोंग को नीचे गिरा देते हैं और उसकी टांगों पर तलवार से वार करने वाले होते हैं। इतने में ही वहाँ पर जोंजे आ जाता है और शिमचोंग को बचा लेता है। वो तीनों आदमी वही जोंजे को खड़े देख रहे होते हैं और शिमचोंग भी जोंजे को देखती है। फिर हमें मॉडर्न इरा में सबसे पहले न्यूज को दिखाते हैं जो मादेयोंग की ही बात कर रहे होते हैं। रिपोर्टर बताता है कि ये आदमी कत्ल के केस में जेल में था और अब ये भाग चुका है और इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है और जिसकी वजह से अभी तक आम शहरियों की जिंदगियां भी खतरे में हैं और हमें अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि इसे भगाने के पीछे किसी और का हाथ है या फिर नहीं। जिंजू भी न्यूज देख रही होती है तो कहती है कि जरा देखो तो नहीं, इन पुलिस वालों से तो कोई काम नहीं होता। फिर जोंजे की मॉम मोयो रैंग उसके पास सारा खाना पैक करके आती है तो जिंजू कहती है कि ये क्या, तुमने तो इसमें सोया सॉस मिला दी। अब मुझे बताओ कि मैं इसे कैसे लेकर जाऊंगी, अगर जाते हुए ये लीक हो गया तो फिर। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसका ध्यान रखा करो पर तुम्हें समझ में ही नहीं आती। तो मोयो रैंग कहती है कि ये देखिए, इस टिफिन को मैंने अच्छे से लॉक कर दिया है, आपको बस इसे सीधा पकड़ना है, ये लीक नहीं होगा। तो जिंजू कहती है कि ठीक है, बस इसे सीधा पकड़ के रखूँ ना मैं। मोयो रैंग कहती है कि आप इसे गाड़ी की डिक्की में मत रखना बल्कि आराम से सीट पे रख देना। तो जिंजू कहती है कि अच्छा, आराम से, वो भी गाड़ी की सीट पर। तो जोंजे की मॉम कहती है कि अब ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है। फिर मोयो रैंग वहाँ से चली जाती है तो जिंजू कहती है कि आई बड़ी वाइकिंग ये है या फिर मैं, आजकल की मासियों के नखरे तो देखो। और फिर वो स्यूही को कॉल करती है और उसे कहती है कि आज मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाऊं, आप जरा एक बार खाकर ट्राई तो करें। फिर हमें जोंजे के डैड को दिखाते हैं, वो सभी बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। चियोंग कहता है कि वाह मॉम, आज तो आपने बहुत कुछ खाने में बनाया है। तो स्यूही कहती है कि ये तो जिंजू लाई थी, ये सारा का सारा खाना घर का बना हुआ है और जिंजू तो बहुत कोशिश कर रही है कि उसकी साली और चियोंग का रिश्ता हो जाए। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि अगर दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर ठीक है। तो चियोंग कहता है कि नहीं बाबा जान, आपकी और अम्मी की पसंद ही मेरी पसंद होगी। तो स्यूही कहती है कि मेरी जान, कितना मासूम है मेरा बेटा, सभी तो यही कहते हैं कि तुम्हारा बेटा डैडीज बॉय है। जोंजे के डैड कहते हैं कि इतना मासूम होना भी अच्छी बात नहीं है। फिर जोंजे के डैड जब सोया सॉस में डिप की हुई डिश को खाते हैं तो वो रुक जाते हैं। स्यूही कहती है कि क्या हुआ। फिर उन्हें याद आता है कि जब एक बार मोयो रैन ने उनके लिए ये डिश बनाई थी और जोंजे के डैड को वो बहुत पसंद आई थी। फिर जोंजे के डैड जोंजे से पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे लगी। तो जोंजे कहता है कि ये बहुत मजे का है, मेरी अम्मी के हाथ में तो जादू है। जोंजे की मॉम कहती है कि तुम्हारा नाम हमने जोंजे इसलिए रखा था ताकि तुम बड़े होके एक बिजनेसमैन बन सको, लेकिन बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस का होना भी तो जरूरी है ना। फिर वो जोंजे के डैड से पूछती है कि तुम कब करोगे अपना बिजनेस शुरू। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि बहुत जल्दी, और तुम देखना एक दिन मैं तुम्हें रानी बना के सर से पांव तक जेवरों में तोल दूंगा। तो जोंजे की मॉम हंसते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। और फिर वो सभी हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ बैठे खाना खाने लगते हैं। फिर स्यूही जोंजे के डैड से पूछती है कि क्या ये आपको पसंद नहीं आया। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये सच में बहुत मजे का है। और फिर वो चियोंग से भी खाने का कहते हैं। तो चियोंग कहता है कि नहीं डैड, ये मुझसे नहीं खाया जाता। तो फिर चियोंग के मना करने पे स्यूही उसे घूरने लगती है और कहती है कि तुम रुक क्यों गए, खाना खाओ ना। और मैंने सुना है कि जिंजू ने एक नई नौकरानी रखी है, तो मेरा ख्याल है कि वो पहले वाली नौकरानी की तरह नहीं होगी। और फिर ऑफिस जाते हुए जोंजे के डैड मिस्टर नाम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा अभी भी जोंजे से राब्ता है। मिस्टर नाम कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि उसको याद करने की क्या वजह है। आज जोंजे का बर्थडे है ना, मैं उसके पहले वाला एड्रेस जानता था, लेकिन अब वो वहाँ से शिफ्ट हो चुका है और उसे ढूंढ पाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि वो निकम्मा अब क्या कर रहा होगा। मिस्टर नाम कहते हैं कि ऐसा ना कहे सर, वो आपका बेटा है। तो जोंजे के डैड कहते हैं कि क्या करूँ मैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बस तुम्हारे सामने अपना दिल हल्का कर लेता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि स्यूही उनकी सारी गाड़ी में हुई बातों को सुन रही होती है। फिर वो मादेयोंग को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज जोंजे का बर्थडे है और आज वो बिल्डिंग 63 में जरूर जाएगा, उसका पीछा करो और उसके घर का पता लगाओ और उसके बाद उसे गायब कर दो। फिर हमें दिखाते हैं कि जहाँ
से मादेयोंग गुजर के जाता है वहीं से जोंजे भी भाग कर जाता है, लेकिन मादेयोंग जोंजे को नहीं देख पाता और अभी जोंजे शिमचोंग को ढूंढ रहा होता है। फिर शिमचोंग उस छोटे बच्चे को गिरने से बचाती है और जब सामने देखती है तो जोंजे उसके सामने होता है। फिर जोंजे शिमचोंग के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। शिमचोंग कोई भी जवाब नहीं देती तो जोंजे कहता है कि मैं एक बार फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो। इतने में ही वहाँ पर एक्वेरियम के लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि वो रही, इसे जाकर पकड़ो। शिमचोंग उन्हें देखकर भागने लगती है तो जोंजे उसको पकड़ लेता है। मैनेजर कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये हमारी इजाजत के बगैर हमारी प्रॉपर्टी में घुस गई थी और अब हमें इसे ले जाना होगा। तो जोंजे कहता है कि मैं इसे जानता हूँ और फिर अपने अनगिनत कार्ड में से एक कार्ड निकालता है और कहता है कि मैं डिटेक्टिव हूँ, मुझे खबर मिली थी इसके बारे में। तो मैनेजर कहता है कि क्या बात है और सबसे पूछने लगता है कि किसने खबर की इनको। तो वर्कर कहते हैं कि शायद सिक्योरिटी ने इनको इन्फॉर्म किया होगा। फिर जोंजे उससे पूछता है कि यहाँ के इंचार्ज आप है ना। तो मैनेजर कहता है कि जी हाँ। जोंजे कहता है कि ये बात तो साफ है कि इस जगह में कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता, इसमें कोई अंदर का बंदा शामिल होगा, तो मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और वक्त आने पर मैं आपको कॉल करूंगा। तो मैनेजर कहता है कि ठीक है और फिर जोंजे शिमचोंग से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो शिमचोंग फिर से शर्माने लगती है। जोंजे शिमचोंग को लेकर चला जाता है। मैनेजर कहता है कि उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर थोड़ी आगे जाकर जोंजे कहता है कि मैंने तुम्हें उनके हाथ लगने से बचा लिया, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ जानना है और शराफत से तुम मुझे जवाब देना। फिर जोंजे शिमचोंग को पिक दिखाता है और उससे पूछता है कि हम दोनों यहाँ पर एक साथ आखिर कैसे हैं। शिमचोंग पिक देखती है और कहती है कि मैं जोंजे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। शिमचोंग अपने आप को इस पिक में देखकर हैरान होती है कि मैं तो बाहर हूँ तो ये मोबाइल के अंदर कौन है। जोंजे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, क्या तुम मुझे जानती हो। तो शिमचोंग नाम में सर हिला रही होती है। तो जोंजे कहता है कि सीधा सीधा जवाब दो मेरी बात का। तो शिमचोंग चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो जोंजे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे जानती हो, स्पेन में तुम मेरे साथ थी ना, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, कौन हो तुम, मुझे जवाब दो। और फिर वो शिमचोंग से उसका नाम पूछता है। तो शिमचोंग कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं। तो जोंजे कहता है कि तुम कितनी अजीब हो। तो शिमचोंग कहती है कि लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि मैं बिल्कुल भी अजीब नहीं हूँ। तो जोंजे कहता है कि किसने कहा। तो शिमचोंग कहती है कि एक अच्छे इंसान ने। तो जोंजे हंसता है और कहता है कि वैसे तो मैं उस इंसान को नहीं जानता, लेकिन इससे मैं अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ कि वो भी अजीबोगरीब ही होगा। तुम्हारी बातें और हरकतें सब अजीब हैं, तुम्हें तो ठीक से बात करना भी नहीं आती है, तुम किस मुल्क से हो। इतने में उनके पास से पुलिस गुजरती है। तो जोंजे शिमचोंग को आराम से साथ लेता हुआ चलने लगता है। जैसे ही पुलिस वाले थोड़ी आगे जाते हैं तो जोंजे शिमचोंग का हाथ पकड़ता है और भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो शिमचोंग को स्पेन याद आ जाता है, तब भी वो ऐसे ही जोंजे के साथ भागती हुई जा रही होती है। बिल्डिंग से बाहर आते ही जोंजे शिमचोंग का हाथ छोड़ देता है और शिमचोंग अपना हाथ देखने लगती है। जोंजे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हम दोनों के बीच में स्पेन में क्या हुआ था। मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा, ये मेरी समझ से बाहर है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ था जो मुझे याद ना हो बिल्कुल भी। तो शिमचोंग खामोश खड़ी होती है। जोंजे कहता है कि क्या कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास मेरी बातों का। मैं तुम्हें लेकर काफी सीरियस हो चुका हूँ, लेकिन तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही, तो मेरे ख्याल से हमारा साथ रहना बेकार है। फिर जोंजे जाने लगता है तो शिमचोंग भी उसका पीछा करने लगती है। जोंजे रुकता है तो शिमचोंग भी रुक जाती है। जोंजे कहता है कि क्या हुआ, कुछ बताना चाहती हो क्या। तो शिमचोंग ना में सर हिलाती है। तो जोंजे कहता है कि फिर मुझे फॉलो मत करो। फिर जोंजे चलने लगता है और शिमचोंग उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जोंजे रोड क्रॉस कर लेता है, लेकिन जब शिमचोंग करने वाली होती है तो ट्रक की वजह से वो रुक जाती है। लेकिन फिर जैसे ही वो जोंजे की तरफ देखती है तो जोंजे वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिर शिमचोंग जल्दी से उस तरफ जाती है। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं, लेकिन उसे जोंजे नहीं मिलता। शिमचोंग जोंजे को ढूंढ रही होती है तो उसके पास एक फ्रॉड लड़का आ जाता है और वो शिमचोंग को देखते हुए कहता है कि ओह, इतनी हसीन नाक तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, तुम कभी भी सर्जरी मत करवाना और मैं अनजान नहीं हूँ, मुझे कोई अजनबी मत समझना, मुझे सब दिखाई देता है, मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ और मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या क्या देख सकता हूँ। शिमचोंग कहती है कि क्या देख सकते हो तुम। तो वो कहता है कि तुम्हारा खानदान वो बदकिस्मती का शिकार है और इसकी वजह है तुम्हारी ये खूबसूरत सी नाक, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, चाहे तुम्हारी नाक कितनी ही हसीन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है और तुम्हारा आबाओ अजदाद वो जमीन के अंदर रो रहा है। तो शिमचोंग कहती है कि ये आबाओ अजदाद क्या होता है। तो फ्रॉड लड़का कहता है कि तुम इतना भी नहीं जानती, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया, यानी कि खानदान की जड़ें। शिमचोंग कहती है कि लेकिन वो लोग तो जमीन के नीचे नहीं है। तो फ्रॉड लड़का कहता है कि अगर वो जमीन के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ है। तो शिमचोंग कहती है कि पानी के नीचे। तो वो कहता है कि अच्छा, तो उन्हें दफनाया नहीं गया बल्कि उनकी राख को पानी में बहा दिया
दिया गया, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी बात ये है कि वो लोग रो रहे हैं। शिमचोंग कहती है कि क्यों रो रही हैं वो? तो कहता है कि ये बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। तुम्हारे अबाव अजदाद इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी नस्ल बेकार है। और फिर वो यूं ही शिमचोंग को पागल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ना उसको शिमचोंग की समझ आ रही होती है और ना ही शिमचोंग को उसकी। शिमचोंग की नजर बस खाने पे होती है तो वो कहता है कि खैर छोड़ो, तुम पार्किंग लॉट में चलो, हमारी गाड़ी वहाँ पर तैयार है। फिर वो शिमचोंग को लिए जाने लगता है तो उनके सामने जोंजे आ जाता है। शिमचोंग जोंजे को देखकर खुश हो जाती है। फ्रॉड आदमी कहता है कि तुम कौन हो? तो जोंजे कहता है कि मैं तुम्हारा परदादा। जमीन के नीचे बहुत रोने के बाद मैंने सोचा कि अपनी नस्ल की किस्मत बदल के ही आता हूँ। जोंजे शिमचोंग को अपने पास ले आता है और कहता है कि मुझे पता था कि ये जमीन एक दिन सर्कस का तमाशा बन जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ चला आया हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए। तो फ्रॉड आदमी कहता है कि क्या बात है। फिर वो जोंजे को पकड़ने वाला होता है तो जोंजे उसे धक्का देता है और उसका वॉलेट भी निकाल लेता है। फिर वो वॉलेट मांगता है तो जोंजे अपना बाजू ऊपर कर लेता है। छोटा होने की वजह से वो वॉलेट नहीं पकड़ पाता। जैसे ही वॉलेट पकड़ने के लिए वो छलांग लगाता है तो जोंजे भी ऊपर को हो जाता है। तो फ्रॉड कहता है कि यार आखिर ये क्या हरकत है, तुम जेब कतरे हो क्या? फिर अपना मोबाइल निकालता है और कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, मैं सच में कॉल कर दूंगा। जोंजे एक्सप्रेशनलेस वहाँ पर खड़ा होता है तो कहता है कि मैं सच में कॉल कर दूंगा, तुम बहुत पछताओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जोंजे भी जानता होता है कि वो कॉल नहीं कर सकता तो जोंजे अपनी जगह से नहीं हिलता। फिर वो अपना मोबाइल जेब में रखता है और कहता है कि वापस कर दो ना प्लीज, अगर तुम मुझे मेरा वॉलेट दे दोगे तो मैं खामोशी से यहाँ से चला जाऊंगा, मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं कर सकता। फिर जोंजे और शिमचोंग वहाँ से आ जाते हैं। शिमचोंग जोंजे का कोट पकड़ लेती है। जोंजे कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें सब कुछ मुझे ही बताना पड़ेगा। ऐसे उल्टे सीधे लोगों के पीछे मत जाया करो यार, एक सेकंड में तुम्हें लूट लेंगे ये उल्टी सीधी पट्टी पर आकर। तो तुम समझ गई? तो शिमचोंग हाँ में सर हिलाती है। फिर वहाँ पर कुछ लड़के स्केटबोर्ड में आते हैं और वो शिमचोंग से टकराने वाले होते हैं तो जोंजे शिमचोंग को साइड पे कर लेता है। शिमचोंग जोंजे को हसत बड़ी निगाहों से देखने लगती है। जोंजे उसकी तरफ देखता है तो उसे जल्दी से पीछे करता है। फिर जोंजे को कॉल आती है तो वो कॉल सुनने जाता है और शिमचोंग शर्मा रही होती है। इतने में ये फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है। फायरवर्क के स्टार्ट होने की आवाज से शिमचोंग को लगता है कि शायद गोलियां चल रही हैं। शिमचोंग भागते हुए जोंजे के ऊपर गिर जाती है और उसे कहती है कि गोलियां चल रही हैं, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जोंजे मुसलसल उसे कह रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम पीछे हटो, ये गोलियां नहीं है। फिर बहुत ही मुश्किल से जोंजे शिमचोंग को पीछे करता है। शिमचोंग अपनी आंखें बंद कर लेती है तो जोंजे उसे आंखें खोलने का कहता है। शिमचोंग अपनी आंखें खोलती है तो जोंजे उसे आसमान में देखने का कहता है। शिमचोंग फायरवर्क देख रही होती है। फिर जोंजे कहता है कि अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, दूसरों की हिफाजत से पहले अपनी हिफाजत जरूरी होती है, ना कि दूसरों की। पहले किसी और की मदद करना ये सिर्फ पागलपन है और कुछ नहीं। तो शिमचोंग कहती है कि ये आग है क्या? जोंजे कहता है कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या फिर नहीं। तो शिमचोंग कहती है कि उसे क्या हाथ लगा सकते हैं हम? तो जोंजे कहता है कि क्या पहली बार आतिशबाजी देखी है? तो शिमचोंग कहती है कि आतिशबाजी। फिर शिमचोंग को याद आता है कि स्पेन में जोंजे ने उसे बताया था कि बिल्डिंग 63 से आतिशबाजी बहुत प्यारी लगती है। जोंजे कहता है कि क्या तुमने आतिशबाजी पहली बार देखी है? तो शिमचोंग हाँ में सर हिलाती है। जोंजे कहता है कि हम इसे नहीं पकड़ सकते, ये आसमान पे जाकर फटते ही गायब हो जाती है। और फिर शिमचोंग यूं ही उस पे हाथ रखने लगती है और खुश हो रही होती है। फिर शिमचोंग लोगों को पिक्स बनाते हुए देखती है तो कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो जोंजे कहता है कि वो लोग पिक्स बना रहे हैं। तो शिमचोंग कहती है कि ये पिक्स बनाना क्या होता है? जोंजे कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता या मुझसे मजाक कर रही हो? फिर जोंजे एक पिक बनाता है और शिमचोंग को दिखाता है तो शिमचोंग कहती है कि ओह। तो जोंजे भी उसकी नकल उतारते हुए कहता है कि बड़ी आई। शिमचोंग कहती है कि इन सब लोगों की तरह तुम तस्वीरें क्यों नहीं बना रहे? तो जोंजे कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो शिमचोंग उसका हाथ पकड़ती है और उसके दिल पर रखती है और कहती है कि तुम सभी मंजर को दिल में समा लेते हो ना। ये सुनते ही जोंजे को उसकी मॉम की बात याद आती है जब वो दोनों बचपन में फायरवर्क देख रहे होते हैं। जोंजे की मॉम कहती है कि अच्छी चीजें बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं, तो इसीलिए तुम इस मंजर को बहुत गौर से देखो और इस मंजर को अपने दिल में समा लेना। और फिर जब भी तुम सैड हो तो इसे याद करना और खुश होना। तुम याद करना कि वो आतिशबाजी आसमान में कितनी खूबसूरत लग रही थी और फिर इस तरह हर बुरा दिन अच्छा बन जाएगा। तो जोंजे कहता है कि अम्मी हम यहाँ पर दोबारा भी आएंगे ना? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो जोंजे कहता है कि फिर उसके बाद? तो उसकी मॉम हाँ कहती है और जोंजे ऐसे बार बार पूछने लगता है कि उसके बाद और फिर उसके बाद। और फिर जोंजे की मॉम उससे कहती है कि हम जरूर आएंगे। फिर जोंजे शिमचोंग से कहता है कि आखिर तुम आम लोगों की तरह बातें क्यों नहीं करती हो? शिमचोंग बस फायरवर्क देखे खुश हो रही होती है। जोंजे कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और शिमचोंग उसे फिर भी जवाब नहीं देती। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड
कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।